ठीक है। फिर आपने कौन सा बोला, कौन सा ऑक्सीजन निकलेगा? ये 16 वाला, ओके। क्योंकि आइसोटोपिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है ना। ये आइसोटोपिक बॉन्ड होगा ना, ये नॉर्मल ऑक्सीजन है, नॉर्मल ऑक्सीजन वाला बॉन्ड बड़ा होता है क्योंकि उसका साइज भी बड़ा होता है, आइसोटोप का साइज छोटा होता है। तो C2 वाले की बात कर रहे थे अपन, तो ये इंट्रामोलिकुलर एल्डोल हो गया ना, हो गया ना अपने पास, अभी प्रोडक्ट बन गया 5 मेंबर्ड है, तो विल गेट द प्रोडक्ट। इसमें ये अटैक करेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, तो विल राइट लाइक दिस। तो इधर CH2 है, इधर CO नेगेटिव बन गया, इधर H था और इधर अपन CH बना के ये लिख के CHO बना देंगे, ये बन गया अपने। उधर OH बनेगा, तो आपने इसमें हीट किया है क्या, इथेनॉल वाटर, बस उसमें अपन ने बाकी हीट वगैरह कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो अपन कहेंगे अगर आपने हीट नहीं किया तो मैं इसमें बना दूंगा ऐसे, इसमें ना आपने हीट किया तो OH हो गया, लेकिन अगर अपन इसको डबल बॉन्ड बनाएंगे तो विल गेट लाइक दिस। अपने पास एक बेंजीन बन रहा है और एक 5 मेंबर्ड रिंग बन रहा है, और 5 मेंबर्ड रिंग में एक CHO, इस कार्बन से CHO अटैच्ड है, और इधर इससे डबल बॉन्ड भी बनेगा, विच इज इन कॉन्जुगेशन विद द C डबल बॉन्ड। ये कॉन्जुगेशन होगा C डबल बॉन्ड के साथ, और ये प्रोडक्ट अपन बता सकते हैं। वैसे अपन इसमें एनाइन बनाएंगे तो, क्योंकि एक प्रोडक्ट अपन को गिवन है इसमें एनाइन जैसे, अगर यहाँ पर एनाइन बनाएंगे, क्योंकि अपन को एनाइन जैसे प्रोडक्ट गिवन है, अपन उसको एक बार बना के देख लेते हैं। मुझे लगता है वो भी अपन इजीली बना सकते हैं, क्योंकि वो एरोमेटिक हो जाएगी वो रिंग। अगर अपन ये C डबल बॉन्ड और H लिखते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, तो ये रिंग भी एरोमेटिक हो गया, तो ये इजीली बन सकता है बेस के प्रेजेंस में, है ना, NaOH के प्रेजेंस में, तो ये प्रोडक्ट बन सकता है। So that can also be the product of reaction. तो वो अगर गिवन है तो अपन उसी को बताने वाले हैं। तो C और A, अगर अपन को A नहीं गिवन होता तो C करते हैं। अब उसमें लिखा है भाई इथेनॉल वाटर क्या है, तो इथेनॉल का मतलब है कि बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ, आप अज्यूम कर लो 50% इथेनॉल एंड 50% बेस। अगर 50% भी इथेनॉल होगा ना, तो ये हो जाएगा अल्कोहलिक NaOH, और अल्कोहलिक NaOH इज अ बेस। अगर 50% नहीं लिखा होता तो मैं एलिमिनेशन रिएक्शंस करता हूं उससे, अल्कोहलिक NaOH से और एक्वस NaOH से, राइट ना। सो इथेनॉल वाटर सिस्टम लिखा हुआ है इसमें। इथेनॉल नहीं हो सकता, इथेनॉल होगा, इथेनॉल वाटर सिस्टम। इथेनॉल वाटर सिस्टम का तो मतलब ही नहीं होगा, इट इज इथेनॉल वाटर सिस्टम, इथेनॉल नहीं होगा वो। इथेनॉल होना चाहिए, इथेनॉल वाटर सिस्टम, राइट। सो सी D3 पूछा है आपने। D3 में मुझे गिवन है द कैनेडर रिएक्शन द इंटरमीडिएट्स द बेस्ट हाइड्राइड डोनर इज, जिसमें रिलीजिंग ग्रुप होता है, ये तो क्लास में ही पढ़ा हुआ है अपन ने। इसमें बेस्ट हाइड्राइड डोनर कौन सा होगा, जिसमें विट्राइन ग्रुप अटैच्ड है या फिर जिसमें रिलीजिंग ग्रुप अटैच्ड है। जिसमें रिलीजिंग ग्रुप अटैच्ड है, ये जिसमें, अब इसमें हाइड्राइड डोनर का मतलब है ये कैनेजारो रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है ना, जिसमें हाइड्राइड डोनर होता है। तो अपन कहेंगे आप हाइड्राइड डोनेट करके देख लो, पॉजिटिव चार्ज बना के देख लो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा या इस पे रिलीजिंग ग्रुप है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, दैट इज अ बेटर हाइड्राइड डोनर। तो अपन बता देंगे व्हिच विल बी द बेटर हाइड्राइड डोनर। फिर नेक्स्ट इज D3 हो गया, E1। ये पूछ रहा है C2 में हमने एनाइन को फाइनल प्रोडक्ट क्यों बनाया, क्योंकि आपका बेस था ना भाई, अगर बेस है तो ये एरोमेटिक बन रहा ना, इसलिए। वो एरोमेटिक नहीं था, ये दोनों रिंग एरोमेटिक हो गए, एरोमेटिक वाले ज्यादा स्टेबल होंगे ना।
विदाउट चार्ज वाले कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं ना, आपने लिखा ना, आपने लिखा ना कि चार्ज वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है बिना चार्ज वाले कंपाउंड से, बिल्कुल होता है। अपन ने लिखा ना चार्ज वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है बिना चार्ज वाले कंपाउंड से, तो स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। इसमें मीसोमेरिक था, इसमें रेजोनेंस स्टेबिलिटी है। सो फेनॉक्साइडाइन इज मोर स्टेबल देन फेनॉल, तो डिपेंड करता है। एरोमेटिक है वो, एरोमेटिक नहीं था, दोनों रहे, तो एनर्जी इसकी कम होगी उससे, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इवन में अपन को गिवन है, अपने पास गिवन है ऐसे, और फिर अपन को रिएक्ट करना है, तो चलो देखते हैं क्या कर रहे हैं, कैसे सोचना है उसको, ये देखते हैं। इवन में मुझे गिवन है एक साइक्लिक रिंग गिवन है, इसमें एक 5 मेंबर रिंग गिवन है, एक ऐसे गिवन है, एक डबल बॉन्ड O गिवन है, और इसको अपन रिएक्ट करेंगे PHCHO के साथ और OH माइनस साइन के साथ रिएक्ट करेंगे। देखो भाई एक बात है, अपन को पता है यहां पर हाइड्रोजन है ही नहीं, क्योंकि ये बेस के प्रेजेंस में एल्डोल कंडेंसेशन करने वाला हूं, और बेस के प्रेजेंस में अगर एल्डोल कंडेंसेशन होगा तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है नहीं, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन एटम है नहीं, सिर्फ यहां पर है, तो अपन क्या करेंगे, एनाइन बना के उस पर अटैक करते हैं। एनाइन बना के उस पर अटैक करोगे तो ऐसे प्रोडक्ट बनाऊंगा, इस पे अटैक किया तो CHO नेगेटिव, और इधर बनाया अपन ने PH, इधर अपन ऐसे कर देते हैं OH। अब इसमें ना अपन ऐसे बना देते हैं डबल, ये बन गया, इसको रिएक्ट करवाया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के साथ, तो ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेशन है और बीटा के पास फिनाइल रिंग है, डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेशन है और बीटा के पास फिनाइल रिंग है, ये बनेगा। अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेशन है और बीटा के पास फिनाइल रिंग है तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा, ठीक है, तो रिड्यूस किया उसको, प्रोडक्ट बता सकते हैं। E2 के बाद F1 F2 पूछा है आपने, F1 में गिवन है अपन को Br2 और H प्लस आई, हाँ तो टॉटोमराइज करो ना, क्या प्रॉब्लम है उसमें, Br2 और H प्लस आई। आपने मुझसे कहा है कि मेरे पास ये कंपाउंड है, कार्बन है उसमें पीएच अटैच है, इसमें एक हाइड्रोजन की बने, इसमें एक CH3 की बने, इसमें एक C डबल बॉन्ड होगी बने अपन को, और इधर एक CH3 की बने अपन को, इसको रिएक्ट करना है मुझे Br2 एसिड के साथ H प्लस आई। तो अपन क्या करेंगे, H प्लस आई तो अटैक करेगा तो टॉटोमराइज होगा, ये टॉटोमराइज होगा तो आई गेट लाइक दिस, ये बनेगा टॉटोमराइज एसिड के प्रेजेंस, ये टॉटोमराइज होकर बनेगा तो अपन Br2 का एडिशन करेंगे, जैसे Br2 का एडिशन करते हैं डबल बॉन्ड पे, जैसे जैसे ये लोन पेयर यहां शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये Br लीव करेगा, तो अपन ऐसे कर देंगे भाई, PH है, C इस पे Br है और इस पे CH3 है और इस पे डबल बॉन्ड OH आ जाएगा, ये बन जाएगा। अब अपन से पूछा जाए कि भाई ये Br किधर होगा, तो अपन कहेंगे देखो ये कायरल सेंटर है, यहां इसका कायरलिटी लॉस्ट हो गया, मतलब अब यहां पर क्या हो सकता है, वापस जब ये कायरल बनेगा तो इधर ना DL दोनों ही बताऊंगा, तो कुछ भी बन सकता है ना, क्योंकि अगर किसी कायरल सेंटर के अराउंड कोई भी बॉन्ड ब्रेक हुआ तो उसका कायरलिटी लॉस्ट होगा, तो उसमें जो मिक्सचर बने, जो प्रोडक्ट बनेगा वो DL मिक्सचर बनेगा। इसमें कायरल सेंटर तो है, तो जितना अटैक इसके टॉप साइड होगा उतना ही अटैक बॉटम साइड भी होगा Br2 का, सो रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। तब तो अपन बताएंगे RS कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं और PH और CHO और CH2Br, तो अपन क्या बता सकते हैं, अपन कहेंगे भाई इसमें मेजर प्रोडक्ट इज, तो अपन बता देंगे भाई मेजर प्रोडक्ट अपने लिए क्या क्या होगा,
तो मेजर प्रोडक्ट में अपन ऐसे कुछ तो बता नहीं सकते, डीएल प्रोडक्ट दोनों बताएंगे। अब ए और बी भी है, बी भी बन सकता है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट अपन लेफ्ट हैंड साइड से ही बताएंगे। तो ए एंड सी विल बी द मेजर प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि यहां पर इनॉल ज्यादा स्टेबल होगा, यहां पर इनॉल कम स्टेबल होगा, इसलिए मेजर प्रोडक्ट तो उधर से बनेगा जहां इनॉल ज्यादा स्टेबल होगा, और वहां वो रेस वाइज होगा, और वहां वो रेस वाइज होगा। राइट? तो E2 नहीं बताया मैंने, E2 पूछा नहीं होगा। अच्छा E2 पूछा ना। E2 में अपन को गिवन है दैट इज मुझे अबव कन्वर्जन बताना है ना, तो ठीक है ना, बताएंगे ना। अबव कन्वर्जन में मुझे CH2 N Me और Me ये अपन को गिवन है, और इधर भी Me, इधर पॉजिटिव चार्ज, और अपन को गिवन है C डबल बॉन्ड O CH3 गिवन है, और ये बेंजीन है। क्या बताना है अपन को कन्वर्ट करना है ये इसमें, तो करेंगे ना। CH2 और CH3 मतलब इसको रिड्यूस करना है। अगर मुझे एल्डिहाइड कीटोन को CH2 में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे अपन? या तो क्लेमेंशन रिडक्शन करूंगा या फिर वोल्फ-फिश्नर रिडक्शन करूंगा। तो वोल्फ-फिश्नर कर नहीं सकता, क्योंकि वोल्फ-फिश्नर करोगे तो यहां पर एनाइन बन के ये निकल जाएगा बेस के प्रेजेंस में, इसलिए वोल्फ-फिश्नर कर नहीं सकता। और ये कह रहा है कि आपको ये वाला ग्रुप बिल्कुल सेव करके रखना है, तो ये तो बेस से रिएक्ट करेगा ना ग्रुप, इसलिए मुझे जो भी रिएक्शन करना है वो एसिडिक मीडियम में करना है, तो क्लेमेंशन करो। ये नहीं कर सकते, क्योंकि बेस के प्रेजेंस में तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट क्या बनाएंगे? एल्कीन बनाएंगे। F2 भी पूछा है, F2 में आपने पूछा है दैट इज, ये तो ड्यूटेरियम एक्सचेंज है ना, जैसे ये दोनों ही मैंने स्टीरियो आइसोमर्स में भी बताया शायद आप, ऐसे गिवन है बिल्कुल, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये D2O, अगर सिर्फ D2O होता तो मैं ऐसे लिखता, तो ये मेरा प्रोडक्ट था। लेकिन अगर आप इसको ना D2O लिखोगे इन प्रेजेंस ऑफ D पॉजिटिव, या फिर आप लिखोगे D2O इन प्रेजेंस ऑफ OD नेगेटिव, तो मैं सारे अल्फा हाइड्रोजन एटम D से रिप्लेस कर लूंगा, सारे अल्फा हाइड्रोजन एटम D से रिप्लेस कर लूंगा, ये प्रोडक्ट बना दूंगा, ये प्रोडक्ट हो जाएगा अपना। ये मैंने बताया हुआ है क्लास में, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ड्यूटेरियम एक्सचेंज इज नॉट ऑब्जर्व्ड, तो अल्फा पोजीशन से ही होगा जो भी ड्यूटेरियम एक्सचेंज होगा, पहले वाले में होगा, सेकंड वाले में होगा, थर्ड वाले में होगा, फोर्थ वाले में अल्फा हाइड्रोजन एटम ही नहीं है, वो कार्बन ही नहीं है, तो हाइड्रोजन कहां से आएगा? तो वहां से एक्सचेंज नहीं हो सकता। सो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। आप G4 आपने पूछा, G4 में गिवन है मुझे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस द फाइनल प्रोडक्ट इज नाइदर एसिड नॉर एज अ सॉल्ट, ठीक है। पहले वाले में टोलेंस रिएजेंट, इट फॉर्म्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट। सेकंड वाले में इट इज अ बेस, अगर मैं CH3 CH2 OH को KMnO4 इन बेसिक मीडियम रिएक्ट करूंगा, मैंने लिखा KMnO4 इन बेसिक मीडियम, तो ऑब्वियसली बात है इसमें डायरेक्टली एसिड थोड़ी लिख सकता हूं मैं, मुझे ऐसे लिखना चाहिए, ये नहीं लिखना चाहिए, मीडियम बेसिक है तो मुझे इसमें एनाइन लिखना पड़ेगा, उसके बाद हाइड्रोलिसिस करके मैं कार्बोक्सिलिक एसिड लिखूंगा। वो अंडरस्टूड होता है कि वहां अपन कर देते हैं, लेकिन उसने पूछा है कि भाई तो बेसिक मीडियम मैं नहीं बताने वाला, आपने बेसिक मीडियम बताया हुआ है। फेलिंग सोल्यूशन में अपन कहेंगे ठीक है भाई, फेलिंग सोल्यूशन में अपन क्या बताएंगे, दैट विल बी फेलिंग सोल्यूशन। तो फेलिंग सोल्यूशन में इट इज एरोमेटिक एल्डिहाइड, और एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग सोल्यूशन रिएक्शन नहीं देते, ये अपन को पता है। एरोमेटिक एल्डिहाइड नो रिएक्शन विद फेलिंग सोल्यूशन। तो कोई भी एरोमेटिक एल्डिहाइड जिसमें बेंजीन डायरेक्टली अटैच्ड एल्डिहाइड ग्रुप से, वो फेलिंग टेस्ट नहीं देगा, पढ़ने क्लास में पढ़ा हुआ, तो इसमें तो रिएक्शन ही नहीं होगा, तो सॉल्ट और एनाइन कैसे बनेगा? लास्ट वाले में अगेन इट इज एसिडिक मीडियम, उसमें बनेगा बेंजोइक एसिड बनेगा। अगर अपन रिएक्ट करेंगे CH2 बेंजीन रिंग से, अगर कोई भी कार्बन से अटैच्ड है ग्रुप, तो उसको KMnO4 या K2Cr2O7 एसिड के साथ क्या बना सकते हैं अपन, बेंजोइक एसिड बना सकते हैं।
बेंजोइक एसिड, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। फिर H1 H2 बताना। H2 में आपने पूछा है दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स विद सैलिसिलिक एसिड टू गिव। हाँ तो ठीक है ना, सैलिसिलिक एसिड इज दिस इज सैलिसिलिक एसिड, एक OH होगा और एक COH होगा। इसको Na2CO3 से रिएक्ट करने की बात कर रहे हैं। अब Na2CO3 को मैं अज्यूम कर सकता हूं एक्वस लेके, तो NaOH प्लस H2O प्लस ऐसे अपन बता सकते हैं। ये वीकली बेसिक हो गया, थोड़ा सा अपन ने बेसिक NaOH डायरेक्टली लेने के बजाय अपन ने थोड़ा सा वीक ले लिया, तो ठीक है ना। बेसिक मीडियम है तो दोनों ही रिएक्ट कर सकते हैं भाई, ये भी एसिडिक है और ये भी एसिडिक है। थोड़ा वीकली एसिडिक होगा तो अपन ज्यादा एसिडिक से बता सकते हैं, अपन ये भी बना सकते हैं और अपन ये भी बना सकते हैं। लेकिन दोनों में से पहले कौन रिएक्ट करेगा, ये तो पहले अपन ये बनाएंगे और इसके बाद जरूरत पड़ेगा तो आगे भी रिएक्शन करके बता सकता हूं मैं। लेकिन इसमें भी अच्छा खासा स्टेबिलिटी होगा ये नेगेटिव चार्ज का, और इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो मैं प्रोडक्ट देख लेता हूं भाई, और अपन को बी भी गिवन है और डी भी गिवन है, लेकिन बी का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा डी से। बी में ऐसे होगा, डी में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, ये ज्यादा रिएक्टिव स्टेबल है एज कंपेयर टू हम दोनों पे एन राइट ना। और थोड़ा सा वीकली भी रखा हुआ है आपने सोडियम बाइकार्बोनेट लिख के, सोडियम कार्बोनेट लिख के, एक्वस NaOH जैसे, तो अपन वैसे बता सकते हैं। दूसरा है मेरे पास I1 I2। I1 में गिवन है एसिटिक एनाइड्राइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग सोडियम एसिटेट। ठीक है, अपन को अगर ये बनाना है, ये एसिटिक एनाइड्राइड होगा, ठीक है, दिस इज एसिटिक एनाइड्राइड। मुझे इसको बनाना है, अगर हम सोडियम एसिटेट है हमारे पास तो रिएक्ट करो ना इससे, CH3 C डबल बॉन्ड Cl से, विल गेट दिस। ये नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करो ना, SN2TH रिएक्शन बनेगा एसिटिक एनाइड्राइड। अच्छा, इसमें तो अपन को रिएक्शन भी गिवन था, तो मोस्ट इजी रिएक्शन यही होगा, क्योंकि इथाइल क्लोराइड से नहीं बनेगा, सिर्फ एस्टर बनेगा। H2SO4 से नहीं, इससे कैसे बनेगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4? जिंक डस्ट से वो भी नहीं बनता। अपने पास I2 भी पूछा है आपने, I2 में आपने पूछा है कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मेरे पास एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है मुझे, C4H10O4, एक ये कंपाउंड है। ऑन एसाइलेशन गिव्स एसिडिक एनाइड्राइड, मतलब ये कह रहा है कि मैंने जब इसको ना इसके साथ रिएक्ट कर पाया तो मुझे ये बनता है एसिडिक एनाइड्राइड बनता है ऑन एसाइलेशन। ठीक है, एसिडिक एनाइड्राइड ऑन एसाइलेशन गिव्स एसिडिक एनाइड्राइड, गिव्स अ कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस। तो इसमें जो कंपाउंड बनता है वो बनता है C12H18O8। ठीक है, हाउ मेनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर प्रेजेंट इन दिस? वैसे तो बड़े आराम से दिख रहा है अपन को भाई, अगर एक OH होगा तो ये इस पर अटैक करके इसको हटा देगा, मतलब ये ग्रुप ऐड हो जाएगा इसमें, ये अपन ने ऐड कर लिया एसिडिक एनाइड्राइड से, राइट ना। तो ये कह रहा है कि इसमें कितने OH ग्रुप होंगे, तो एसिडिक एनाइड्राइड बन जाएगा। तो अपन कहेंगे भाई देखो, अगर मुझे सिर्फ OH ग्रुप बताने हैं तो ये वाला तो एसिड क्लोराइड से आ गया, उसने कहा एसाइलेशन, तो अपन को एक ऑप्शन ऐसे आ गया, एक ऑप्शन ये आ गया, तो दो हो गए। एक और ऑप्शन कहां से आया, इसका मतलब है कि इसको आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड रहा होगा ऐसे, RC डबल बॉन्ड OH रहा होगा, इसको आपने इससे रिएक्ट करवाया होगा, ये भी CH3 रहा होगा, तो अपन इसको ऐसे रिएक्ट करवा के इसको हटा देंगे तो HCl हट जाएगा और एसिडिक एनाइड्राइड बन जाएगा। लो भाई, अपना क्वेश्चन सॉल्व। अपन क्या करेंगे, जितने ऑप्शन इसमें हैं
एक ऑक्सीजन इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। अपन से यही तो बता दें, तो अपन कहेंगे इसमें एसिटाइल ग्रुप अपन ने ऐड करवाया, एसाइलेशन विद एसिडिक एनहाइड्राइड, नहीं ये एसाइलेशन विद एसिडिक एनहाइड्राइड बोल रहा है, रुकना है क्योंकि मैंने उसको एसिडिक एनहाइड्रेट बना लिया। वो कह रहा है एसाइलेशन विद एसिडिक एनहाइड्रेट, मतलब वो कह रहा है कि अल्कोहल को अगर मैं रिएक्ट करूं तो विद एसिडिक एनहाइड्रेट, तो ये अपने पास बनेगा ऐसे, एसाइलेशन करना है वो भी विद एसिडिक एनहाइड्रेट, ये है एसिडिक एनहाइड्रेट। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इसको रिएक्ट करवाते हैं। ये कह रहा है कि हाउ मेनी कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला अपने पास गिवन है, और ऑन एसाइलेशन विद एसिडिक एनहाइड्रेट, ये एसिडिक एनहाइड्रेट है, इसको अपन अटैक करवाएंगे, ये एसाइलेशन होगा अपने पास। ये कह रहा है एनहाइड्राइड गिव्स अ कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फार्मूला, इससे जो कंपाउंड बनेगा वो मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा CO, H हटा दूंगा यहां से और मेरे पास C डबल बॉन्ड O CH3 बन जाएगा, ये कंपाउंड बनेगा और ये लीव कर जाएगा, CH3COH बन जाएगा। तो ये बन रहा है अपने पास। तो अपन कहेंगे देखो भाई, इसमें ना पहले से कितने ऑक्सीजन है और कितने ऑक्सीजन ऐड हो रहे हैं, इसमें ना 4 ऑक्सीजन एटम थे और इसमें 8 ऑक्सीजन एटम हो रहा है, और इसके अल्कोहल के इसके साथ रिएक्शन करने से एक इसका ऑक्सीजन और एक इसका ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन डबल हो जाते हैं। तो जितने हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे उसके डबल ऑक्सीजन उसमें हो जाएंगे। तो जितने हाइड्रोक्सी ग्रुप, इसमें 4 ऑक्सीजन गिवन है अपन को, 8 हो रहे हैं, इसका मतलब है इसमें 4 OH थे, वहां पर 8 ऑक्सीजन हो गए, तो 4 OH हो जाएंगे, राइट। तो अपन ऐसे बता सकते हैं भाई कि अगर डबल ऑक्सीजन हो रहे हैं तो वेरिएबल टोटल। सो 4 OH ग्रुप हो सकते हैं उसमें, ठीक है। अब पहले मैंने ऐसा एक रिएक्शन आपको NH2 के लिए भी बताया, अमाइंस के लिए, लेकिन मैंने वहां पर उसको मॉलिक्यूलर मास से सॉल्व करके दिखाया था, अगर आपको याद होगा। फिर क्या करेंगे, जैसे मान लो मेरे पास ये होता, एक ही OH ग्रुप होता, तो अपन क्या बोलते हैं, आप जब इसको एसिडिक एनहाइड्रेट से रिएक्ट करते हो ऐसे ना, तो आप इसमें से हाइड्रोजन हटा देते हो और ये वाला ग्रुप लगा देते हो, यही तो करते हो। तो अपन क्या कर देते हैं, CH3O C डबल बॉन्ड O और CH3, मतलब ये वाला ग्रुप आपने हाइड्रोजन से रिप्लेस कर लेते हो आप। तो अपन कहेंगे अगर इसका मॉलिक्यूलर मास, सपोज करते हैं ये तो कार्बन 12 हो गया, 16 प्लस ये 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपने पास 12 प्लस 4 16 32 था। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, तो अपन कहेंगे भाई इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया 31 प्लस ये कितना हो जाएगा 24 प्लस 3 प्लस 16, टोटल ये हो गया। तो 16 प्लस 24 दैट विल बी 40 प्लस 40 प्लस कितना हो जाएगा 34, मतलब 74 हो जाएगा। तो 74 में अपन कहेंगे भाई 31 तो इसी से था, हाइड्रोजन माइनस किया था ना आपने बस, तो ऑलमोस्ट जो 74 है उसमें आपने अगर इससे कैलकुलेट किया जाए तो 43 के आसपास तो इसका मास है ना, इसका 42 के आसपास आएगा, तो 43 तो इसका मास है ना। तो अपन क्या करते हैं, इसमें से आप हाइड्रोजन हटाओगे तो -1 कर देता हूं क्योंकि एक हाइड्रोजन देगा ये, लेकिन ये ऐड करोगे उसमें कितना ऐड करोगे, प्लस कर लेता हूं 43 है ना, ऐसे अपने पास कितना हो जाएगा 24 प्लस 16 30, 24 प्लस 16 40 43 ये आ जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, ये मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा। तो जितने OH होंगे उतने ही 42 ग्राम्स अपन ऐड कर देंगे। तो इसका मॉलिक्यूलर मास जो पहले कंपाउंड के मिलता है ना C4H10O4, इसका मॉलिक्यूलर वेट ले लो, एक सारा है, और इसको आप ये ऐड कर लोगे उसमें, भाई ये ऐड होगा उसमें इस 43। तो अपन कहेंगे इसमें क्या बन रहा है अपने पास C8 C12 H10O H18 और O, ये बन रहा है, इसका मॉलिक्यूलर वेट ले लेते हैं।
तो मैं सीधा सीधा बता दूंगा कितने मॉलिक्यूलर मास आपने ऐड कर लिया। सो नंबर ऑफ वॉच विल बी इक्वल टू y माइनस 6 डिवाइड बाई 42 कर लेता हूं। लो भाई हो गया 43 मेरा आंसर। भाई इन दोनों में जो मास का डिफरेंस है ना वो इसकी वजह से आ रहा है, तो उससे डिवाइड कर लो तो नंबर ऑफ वॉच ग्रुप आ जाएंगे अपने पास। दैट इज द नंबर ऑफ वॉच ग्रुप है, वो आपके नंबर ऑफ वॉच ग्रुप। ठीक है ना। सो ये आपका नंबर ऑफ वॉच ग्रुप होगा। अब सेक्शन आई के बाद कुछ भी नहीं है। पार्ट 3 में कोई डाउट है तो बताओ। पार्ट 3 का कोई डाउट है तो बोलो। मैच द फॉलोइंग में कोई डाउट है तो बोलो। कोई डाउट नहीं। मैच द फॉलोइंग में कोई डाउट नहीं। तो मेरे ख्याल से यू गॉट इट ना, क्या करना है अपन को। तो अब आप अब आप एक्सरसाइज 3 सॉल्व कर सकते हो। किसी का अपना पर्सनल डाउट है तो वो पूछ लेगा, अदरवाइज वी कैन हैव। आप सरफेस केमिस्ट्री में भी एक्सरसाइज 1 पूछ सकते हो मुझसे। सरफेस केमिस्ट्री का एक्सरसाइज 1। मेटलर्जी पूछ लो, मुझे क्या फर्क पड़ेगा। मेटलर्जी तो और भी इजी होता है। बता दो मेटलर्जी में क्या पूछना है मेटलर्जी में। बोलो। एक्सरसाइज 1 शायद हमने डिस्कस कर लिया था मेटलर्जी में एक्सरसाइज 1 शायद हमने डिस्कस किया था, मतलब जैसा मुझे याद आ रहा है ना। एक्सरसाइज 1 नहीं हुआ था। एक्सरसाइज 1 तो डिस्कस हो गया था, क्योंकि अगर मेटलर्जी में जैसा मुझे याद है कि आप मुझसे पार्ट 3 का मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन नंबर 1 किसी ने पूछा है मुझसे मेटलर्जी में। चलो तो मैं जो पूछना है एक्सरसाइज 1 में पूछ लो, क्योंकि टेस्ट से पहले डिस्कस किया है मैंने। तुम्हें जो पूछना है तुम पूछ सकते हो मेटलर्जी। बोलो। अगर क्रॉस डेल्टा लेना, एक मिनट कोई पूछ रहा है अपन से कि क्रॉस डेल्टा ले सपोज अपने पास, तो मेजर प्रोडक्ट कैसे बनाओगे आप। कुछ नहीं, इन दोनों में डेल्टा पॉजिटिव चार्ज किसके पास ज्यादा है। स्ट्रेंथ ऑफ डेल्टा पॉजिटिव डैश इज ग्रेटर देन डेल्टा पॉजिटिव, देयरफॉर anion of acetone attacks on acetaldehyde। इसका anion इस पर अटैक करेगा, दैट इज इट। चलो पार्ट 1 देखते हैं अपना, मेटलर्जी में सॉल्व करते हैं। मेटलर्जी कैसे सॉल्व करते हैं। मेटलर्जी में पार्ट 1 का B1, B12 A5B है, A5 ठीक है, बस यही है। A5 के बाद C2 भी है। चलो देख लेते हैं, A5 से शुरू कर लेते हैं। C2 C3, A5 से शुरू करते हैं। तो
How is Carnallite ore? Carnallite ore is what? KCl dot MgCl2 dot 6H2. अगर इससे वाटर को हटाना है तो मुझे ड्राई एक्सेल से हीट करना होता है. ड्राई एक्सेल से हीट करूंगा तो आई गेट ड्राई MgCl2. लेकिन अगर मैं इसे सिर्फ हीट करूंगा तो आई गेट दिस. आई गेट दिस. ये प्रोडक्ट बनेगा. ठीक है, डाउस प्रोसेस में बताया. उसके बाद बी के लिए 1 2. Out of carbon and carbon monoxide, which is better reducing agent for zinc? तो वैसे तो अपन कहेंगे भाई देखो, जिंक ऑक्साइड और कैसेटोराइट ना SnO2 दोनों ही कार्बन से रिड्यूस होते हैं, तो बेस्ट वन कार्बन मोनोक्साइड. इसमें जिंक प्लस कार्बन मोनोक्साइड बनेगा, इसमें भी Sn प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा. वी कैन राइट लाइक दिस, है ना. सो इट डिपेंड्स ऑन कि भाई अगर हम लोअर टेम्परेचर पे बात करें तो दिस इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, बट हायर टेम्परेचर पे दिस इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट. लोअर टेम्परेचर पे कार्बन इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, हायर टेम्परेचर पे कार्बन मोनोक्साइड इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट. और जिंक का प्यूरिफिकेशन रिफाइनिंग डिस्टिलेशन से होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है. मतलब मुझे लोअर टेम्परेचर वाले को ही प्रेफर करना चाहिए. कार्बन इज अ बेटर. B2 वाले में why does HGO decompose into its constituent element on heating? हाँ पता है ना अपन को, जिसका भी SRP वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू पॉजिटिव होगा उन सब के मेटल ऑक्साइड अनस्टेबल होते हैं. हीट करूंगा तो दे विल गेट डिकम्पोज इनटू मेटल एंड ऑक्साइड. Why is the HGO decompose into its constituents element on heating? हाँ तो उसका स्टेबिलिटी कम होता है. तो अपन उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे SRP वैल्यू को? डेल्टा जी से. इसका डेल्टा जी ज्यादा पॉजिटिव होगा तो अपन कहेंगे भाई ये अनस्टेबल है, तो इसमें डेल्टा जी जो होगा वो रैपिडली इंक्रीज होता होगा टेम्परेचर इंक्रीज करने से. वो एक्सप्लेन कर देंगे. सो जिसका भी SRP वैल्यू पॉजिटिव होगा उनके ऑक्साइड अनस्टेबल होंगे, तो थोड़ा सा हीट करने से वो डिकम्पोज हो जाएंगे मेटल और ऑक्सीजन. C2C3. Magnesium oxide often used as lining in a steel furnace. मैग्नीशियम ऑक्साइड का स्टील फर्नेस में लाइनिंग मतलब अंदर जो एक लाइन ऐसे बनाते हैं ना फर्नेस में, वो लाइनिंग होता है. तो इसके दो ही रीजन होते हैं. किसी भी फर्नेस में जैसे अपन भट्टी बनाते हैं तंदूर वाली ना, उसमें अंदर मिट्टी लगाते हैं. रीजन वो हाई टेम्परेचर को होल्ड कर सकता है बिकॉज दैट इज अ सिलिकेट्स. तो उसका दो ही रीजन होता है. किसी का भी लाइनिंग अगर अंदर अपन किसी भी कंपाउंड का देंगे ना, तो एक होता है उसका स्टेबिलिटी, कि वो उसका हाई टेम्परेचर पर स्टेबिलिटी होगा तो फर्नेस हाई टेम्परेचर को होल्ड कर लेगा. या दूसरा होगा उसका एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर. सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज बेसिक, तो हम उसे यूज कर लेंगे फ्लक्स जैसे. तो अगर बेसिक फ्लक्स होगा तो एसिडिक इंप्योरिटी रही होगी. सो अगर एसिडिक इंप्योरिटी है तो हम बेसिक फ्लक्स जैसे यूज हो जाएगा ये. तो दो तरीके से, एक तो हाई टेम्परेचर को होल्ड कर सकता है, दूसरा इट इज अ बेसिक फ्लक्स, तो वो एसिडिक इंप्योरिटी जैसे SiO2 वगैरह होता है, P2O5 वगैरह होता है, SO2 SO3 होता है. दीज आर द एसिडिक ऑक्साइड्स. तो वो इसके साथ कंबाइन होकर क्या बना देगा? स्लैग बना देगा which floats on the molten metal. वही रीजन हो सकता है बस. तो आप उसको लिखो और बता दो कि उसके दो ही रीजन होते हैं. दोनों लिख दो आप. C3 में आपने गिवन है C3, C1 भी था वैसे, पहले C1 देख लेते हैं. सिनेबार मतलब मर्क्यूरिक सल्फाइड एंड गैलेना ऑन रोस्टिंग गिव्स. रोस्टिंग मतलब ऑक्सीजन में हीट करेंगे
On roasting gives their respective metal. हाँ, that is a self reduction method. But zinc sulfide does not. Explain. Because zinc sulfide तो unstable होता है ना. जिस टेम्परेचर पे सेल्फ रिडक्शन मेथड होता है उस टेम्परेचर पे तो जिंक वेपराइज हो जाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगा. जिंक का सेपरेशन हम डिस्टिलेशन से करते हैं. ठीक है, C3 की बात करते हैं. इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ टिन, द टिन स्टोन एडेड टू एक्सेस ऑफ लाइम. तो अगर हम एक्सट्रैक्शन ऑफ टिन करेंगे, एसन होता है, टिन इज दिस, इसका एक्सट्रैक्शन करेंगे अपन. इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ टिन, द टिन स्टोन एडेड टू एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ लाइम. मैं कैल्शियम ऑक्साइड को ऐड करूंगा, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइम का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट. तो इसका मेन रीजन होगा कि भाई कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनाऊंगा और ये फ्लक्स जैसे यूज करने वाला हूं. इसका मतलब है इसमें एसिडिक इंप्योरिटी रहा होगा. अगर लाइम यूज कर रहे हैं तो एसिडिक इंप्योरिटी रहेगा. इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ टिन फ्रॉम टिन स्टोन, स्टोन होगा तो ऑब्वियसली बात है सिलिकेट्स आर स्टोन्स. एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ लाइम शुड बी अवॉइडेड. अच्छा, तो अपन से कह रहे हैं कि लाइम को अपन को ऐड नहीं करना चाहिए. क्यों? क्योंकि ये इससे रिएक्ट करेगा. और एक और बात होता है, अगर अपन को किसी चीज को अवॉइड करने के लिए कहा जा रहा है तो पक्का इसके साथ कुछ उसका रिएक्शन होता होगा. SnO2 कंफर्ट ड्रिंक, ये एसिड से भी रिएक्ट करेगा और बेस से भी रिएक्ट करेगा. मैं दोनों से रिएक्शन कर रहा हूं बिकॉज इट इज अ कंफर्ट ड्रिंक. इससे रिएक्ट करेगा तो SI4 बनाएगा और ये CaSiO3 बनाएगा. ऐसा ना, ये बनेगा. तो फिर इसको सेपरेट करना पड़ेगा. अगर स्लैग जैसे होगा तो फिर मेटल नहीं आएगा हमारे पास. सो इट इज नॉट अ गुड मेथड. इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ लेड फ्रॉम गैलेना, लाइमस्टोन इज एडेड. तो लाइमस्टोन ऐड करेंगे, उसका रीजन मैंने अभी बताया ना. अगर लाइमस्टोन आप ऐड कर रहे हो तो सिलिकेट इंप्योरिटी रहेगी और उसको अवॉइड करना है. इसका मतलब ये एफर्ट रखना होगा. तो वही रीजन होता है, या तो इंप्योरिटी रहा होगा, इसको ऐड करने का रीजन होगा, या तो इंप्योरिटी होगा, या फिर अगर अवॉइड करना है तो ये खुद रिएक्ट करता है उससे. और इसको ऐड कर रहे हो इसका मतलब उसमें इंप्योरिटी बेसिक है तो एसिडिक, एसिडिक है तो बेसिक इंप्योरिटी रहा. उसको चूज करो और बताओ. D1 पूछा है फिर अपन से किसी ने. D1 इज व्हाई एयर इज कंटिन्यूअसली पास थ्रू द सस्पेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर ऑफ सिल्वर. हाँ ठीक है ना. अर्जेंटाइट ना, अर्जेंटाइट इज दिस. अर्जेंटाइट का लीचिंग प्रोसेस होता है. लीचिंग प्रोसेस में अपन इसको रिएक्ट करते हैं NaCN के साथ. NaCN के साथ रिएक्ट करूंगा तो ये AgCN बनाएगा प्लस Na2S बनाएगा. अब Na2S को रिएक्ट करते हो O2 के साथ, ऑक्सीडाइज करोगे तो ये कन्वर्ट होगा NaOH में और बनेगा सल्फर में. ये कन्वर्जन के लिए हमें कंटिन्यूअसली ईयर देना होता है, क्योंकि जैसे जैसे ये रिएक्शन होता जाएगा ये प्रोड्यूस होगा, ये प्रोड्यूस होगा, तो हम इसको एयर के साथ रिएक्ट करवा के इन दोनों में कन्वर्ट करते रहेंगे. इन दोनों में कन्वर्ट करते रहेंगे एयर के साथ. सो ये रिएक्शन हो जाएंगे. अपन लिख के बता देंगे. वैसे ये अपन ने लिखा हुआ है पूरा वैसे क्लास में, लीचिंग प्रोसेस. फिर D1 है, D2 नहीं. प्यूरिफिकेशन ऑफ रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स है, नहीं पूछा किसी ने. पार्ट 2 में अगर कोई डाउट है तो बताओ. पार्ट 2 शायद डिस्कस किया था मैंने लास्ट टाइम. पार्ट 2 ही डिस्कस किया था, पार्ट 1 डिस्कस नहीं किया. सर का फॉर्मूला बताया था ना लास्ट टाइम. इसमें मेटल ऑक्साइड होगा और ऐसा ही होता है, ऐसे बताया था ना फैक्ट्स पर.
तो अपन बताएंगे ना उसको। फेल्डस्पार मेरे ख्याल से लास्ट टाइम किसी ने पूछा भी था मुझसे, है ना? फेल्डस्पार पूछा भी था किसी ने। तो फेल्डस्पार तो अपन को पता है क्या होता है। फिर चाल्कोपाइरेट, चाल्कोजेंस मतलब चाल्कोजेंस मतलब ऑक्साइड एंड सल्फाइड्स, और पायरेट मतलब सल्फाइड्स। तो चाल्कोपाइरेट्स विल बी, ऐसे पता है ना, चाल्कोपाइरेट्स। और बताओ अभी सरफेस केमिस्ट्री। तो ये एक्सरसाइज 1 हो गया इसका। अब एक्सरसाइज 3 करोगे। सरफेस केमिस्ट्री में आप बता दो भाई क्या करना है। सरफेस केमिस्ट्री एक्सरसाइज 1। अब यार अरे मैंने बंद कर दिया वो, लास्ट टाइम डिस्कस किया था ना बनने से मेटलर्जी। अब रुको देखने दो, अभी रुक जाओ। मेटलर्जी मैंने बंद कर दिया, मैंने सोचा मैंने कर रखा है। पहले एक बार रुको, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स का एक मिनट। क्या पूछा है? पार्ट 1 का F4, F1, F3, F सेक्शन से ज्यादा डाउट है। चलो F सेक्शन देखते हैं। F सेक्शन है क्या? E सेक्शन ही तो है। कौन सा पूछ रहे हैं? क्या पूछ रहे हो F सेक्शन? तुम लोग क्या पूछ रहे हो? मेटलर्जी पूछ रहे हो, सरफेस पूछ रहे हो? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मेटलर्जी सरफेस ना, सरफेस केमिस्ट्री का, ठीक है। अब रुक जाओ, एक मिनट। सरफेस केमिस्ट्री उसी में कंफ्यूज हो गया। सरफेस तो मैंने निकाल ही रखा था, फिर किसी ने कहा मेटलर्जी पूछो, मेटलर्जी पे आ गया। सरफेस में निकाल सरफेस सरफेस में एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 का F2, F4, F4 F वाला सेक्शन से ही ज्यादा है। F2, F4 एक मिनट है। C D E वाले में किसी ने मतलब नहीं, F2, F4 पूछा ना, तो F2, F1 नेम द टू डी इमल्सिफायर, मतलब जो कंपाउंड्स को डी इमल्सिफिकेशन करे। तो डी इमल्सिफायर कौन कौन से होंगे? तो डी इमल्सिफायर जनरली ऐसे कंपाउंड्स होंगे जो ना तो वाटर सॉल्युबल होते हैं ज्यादा ज्यादा, मतलब वाटर स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं, जिनमें हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों पार्ट, एंड हाइड्रोफिलिक दोनों पार्ट। क्योंकि जैसे ऑयल एंड वाटर होता है, तो अपन कहते हैं ऑयल ड्रॉप है, इसको वाटर में डिसॉल्व करना है, तो ये वाटर से तो ऐसे होगा, ये वाटर है। तो अपन क्या करेंगे, इमल्सिफाइंग एजेंट डाल के इधर अपन हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा और बाहर हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा जो वाटर से अटैच्ड होगा, तो वाटर में वो डिसॉल्व हो जाएगा, जैसे सोप वगैरह होता है।
तो ये स्टेबल हो जाएंगे। तो अपन क्या करेंगे, जो इन दोनों से रिएक्ट कर ले, हाइड्रोफोबिक पार्ट से भी और हाइड्रोफिलिक पार्ट से भी, जो इसको हटा दे तो डीएमल्सिफिकेशन हो जाएगा, मतलब उसे प्रेसिपिटेशन में कन्वर्ट करते हैं, सेपरेट करते हैं दो लेयर्स में, ऑयल अलग कर दे, वाटर अलग कर दे, डीएमल्सिफिकेशन हो जाएगा। तो अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, डीएमल्सिफिकेशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सॉल्ट्स एंड द इमल्शंस? तो सॉल्ट्स में तो सॉलिड डिस्पर्स्ड फेज होता है और लिक्विड डिस्पर्सन मीडियम होगा। सॉल्ट्स में डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड होगा और डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड होगा सॉल्ट्स में, मीडियम लिक्विड होगा। और इमल्शंस में दोनों ही लिक्विड होंगे, दैट इज कॉल्ड इमल्शंस। F3 में डीइमल्सिफिकेशन, ऑब्वियसली बात है, अभी तो डीइमल्सिफायर बताया ना मैंने कि इन दोनों को, ऑयल और वाटर को सेपरेट करने के लिए जो रिएजेंट यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड डीइमल्सिफिकेशन। व्हाट इज द फेज इन्वर्जन इन इमल्शंस? हाँ तो ठीक है ना, अभी ऑयल इन वाटर है, मुझे वाटर इन ऑयल बनाना, तो क्या करें, इसको एक्सेस में डाल दो तो वाटर इन ऑयल बन जाए। तो फेज ट्रांजिशन मतलब एक फेज से दूसरे फेज में चेंज करना, दैट इज कॉल्ड चेंजिंग ऑफ फेज, और वाइस वर्सा। F2 में आंसर में दिया है कि सॉल्ट्स आर मोर स्टेबल देन इमल्शंस। ऐसा क्यों होता है? हाँ, तो अपन ने इतने सारे सॉल्व पढ़े, अपन ने कभी इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड नहीं किया उसमें, किसी को स्टेबलाइज करने के लिए कोई इमल्सिफाइंग, जैसे इसमें इमल्शंस में तो अपन को इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करना होता है ताकि वो स्टेबल रहे, वरना वो दो पार्ट में सेपरेट हो जाए। उसमें नहीं पढ़ा अपन, उसमें तो अपन ने डायरेक्टली राइट सॉल्व जो है डिस्पोज फेज, क्योंकि इसमें ना सॉलिड या तो एब्सॉर्ब कर लेगा बहुत सारा लिक्विड, ये लिक्विड जो होगा वो सॉलिड जो है वो हाइड्रेटेड हो जाएगा ज्यादा। तो these are the most stable, we can say that, colloids, salts। पार्ट 1 का A8 भी पूछ रहा है। पार्ट 1 के A8 में क्या गिवन है? A8 में गिवन है बिल्कुल, in an adsorption experiment x by m and log of p, the slope is at 45 degree, ठीक है। अपन को पता है कि एक जो ग्राफ बना गिवन होता है ना अपन को, x by m वर्सेस p, ऐसे अपन को स्लोप गिवन है, ऐसे बना लेंगे। सो मुझे एक स्लोप गिवन है दैट इज एट 45 डिग्री है। The intercept of x by m was found to be this much, ठीक है। तो अपन को गिवन है x by m will be equal to that is k into p to the power of 1 by n। तो अपन क्या लिखते हैं, that is x by m log ले लेते हैं is equal to log of k plus 1 by n into log of p कर देते हैं। तो इसमें अपन को ना log of this versus log of p ही गिवन है अपन को। ये तो A7 है, मुझे तो A8 बताना, ये तो जरूरी नहीं बताना। मैंने कहा ये तो बड़ा इजी है, ऐसे तो अपन ने क्लास में किया हुआ था। A8 बताना है मुझे। 1 ग्राम ऑफ चारकोल एब्सॉर्ब्स, मेरे पास ये चारकोल है 1 ग्राम, और ये एब्सॉर्ब करता है कितना, 100 ml ऑफ 0.5 मोलर एसिटिक एसिड, 100 ml ऑफ 0.5 मोलर एसिटिक एसिड, मतलब कितना मिलीमोल एसिटिक एसिड ये एब्सॉर्ब कर सकता है, भी बना होता है। सो मिलीमोल्स ऑफ CH3COH adsorb on charcoal, that will be equal to 100 into 0.5, so 50 millimoles आ गया अपने पास, 100 into 0.5 that is 50 millimoles।
टू फॉर्म अ मोनोलेयर एंड देयरबाय मोलारिटी ऑफ एसिटिक एसिड चेंजेस। इसमें तो ये गिवन है, ये एब्सॉर्ब नहीं किया, इतना तो गिवन था, लेकिन बाद में ये क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूसेस टू 0.049 ना, 0.49, मतलब millimoles of CH3COH adsorbed on the charcoal is this minus this. So this is adsorbed, that is 100 into 0.1, 100 into 0.01, इतना adsorb हो गया, so we know that 1 millimoles adsorb हो गया, ठीक है। Calculate the surface area of the charcoal adsorbed by each molecule if the total surface area is given to us. Total surface area आपको given है, नंबर ऑफ चारकोल मॉलिक्यूल्स आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो टोटल सरफेस एरिया को डिवाइड कर देना टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से, you'll get the total surface, the surface area adsorbed by the acetic acid molecule. So area adsorbed by charcoal molecule will be equal to what? That will be total area divided by number of acetic acid molecule, ठीक है। तो अगर मेरे पास मिलीमोल्स गिवन है तो मैं उसके मोल्स कैलकुलेट कर सकता हूं, ये मोल्स हो गए, तो नंबर कैलकुलेट कर सकता हूं, इनटू एन करके, लो भाई आ गया आंसर। अब बता देंगे तो कितना हो जाएगा, ए 8 हो जाएगा। अब कुछ और पूछा है तो वो देख लेते हैं, ए 8 पूछा था, F4 पूछा था, बस ये पूछा था। तो आप इसका एक्सरसाइज 2 कर सकते हो और बाकी कर सकते हो, आज इतना ही बस, क्योंकि मेरा फिर क्लास है 4:15। दैट्स ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट टाइम राइट, अब बाद में करेंगे, मेरा क्लास है फिर से, अगले क्लास में पढ़ेंगे और डाउट्स भी करेंगे अगर मूड हुआ तो, वरना पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। दैट इज ऑल है।